हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। चलिए, अच्छा आज यार हम लोग का एक छोटा सा डेमो लेक्चर है, हाँ, जिसमें आपको केएलसी के बारे में, मेरे बारे में और कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो ये केएलसी के बारे में आपको इतना तो पता चल ही चुका है कि केएलसी इज अबाउट कलाम लर्निंग सेंटर। ठीक, और कलाम लर्निंग सेंटर पे हम लोग आपको बहुत बढ़िया 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 चीज़ें बताने वाले हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे ये मेरे लेक्चर में आप लोग तभी बने रह पाएंगे जब थोड़ा सा मुझे जान पाएं। तो यार मैं आप लोगों का बायोलॉजी एक्सपर्ट, बायोलॉजी कोच, बायोलॉजी एजुकेटर आसिफ त्यागी के नाम से मुझे बच्चे जानते हैं। एंड मुझे 27+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एंड इस टीचिंग एक्सपीरियंस के टाइम में या फिर अपने करियर में यार मेरे 9 रैंक 1 है डिफरेंट पीएमटीज में, जिसमें एम्स की रैंक 1, सफदरजंग की रैंक 1 भी है। कभी उन बच्चों के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है, देन 50+ डबल डिजिट रैंक है। डबल डिजिट रैंक आप समझते हैं ना बच्चों, जैसे अगर हम लोग 10 से लेके 99 तक बात करें हम लोग, उसको हम लोग डबल डिजिट रैंक बोलते हैं ना। 20+ सिंगल डिजिट रैंक है। सिंगल डिजिट रैंक का मतलब ये कि 1 से लेके 9 तक की रैंक जो है वो डिफरेंट पीएमटीज में 20+ है। मैं अपने करियर में अराउंड 40,000 तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। ऑनलाइन का नंबर तो खैर जो है कुछ लैक्स में आ जाएगा, तो ये मैं इतने अराउंड 40,000+ में ऑफलाइन एंड फिर लाखों में यार मैं ऑनलाइन पढ़ा चुका हूं बच्चों को, यूट्यूब पे अपने डिफरेंट और बाकी चैनल के माध्यम से। 8,000+ डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़े बच्चों, तो आज यार हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ये कि इस बार का जो भी नीट का एग्जाम में कुछ बड़ा केओस रहा, तो उसमें बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा हमें स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत मतलब ये कि एनसीईआरटी रट के काम, हाँ, ना तो कभी पहले चला है, हाँ, और ना अब चलने वाला है। लोग बोल देते हैं एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी कर दी है, लेकिन हमें एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से करनी है, और वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे कर दी है अभी इस लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कॉन्सेप्ट कैसे उठाना है, कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ना है। ठीक बच्चों, आज यार हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं, तो ये 11th का एक टॉपिक है। वो चाहे आप 11th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो, चाहे ड्रॉपर हो, हाँ, तो ये टॉपिक डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के नाम से हमारे पास ये टॉपिक है, जिसमें हम लोग टिश्यू के रिगार्डिंग पढ़ते हैं ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ यार। अगर आप लोग किसी बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं क्लास करने के लिए, अपने घर में बैठे हैं, अपने रूम में बैठे हैं, तो उस बिल्डिंग में उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर मैं यूनिट की बात करूं बच्चों, आप मुझे आंसर कर सकते हो क्या है। तो जिस बिल्डिंग में आप लोग बैठे हैं, क्लास कर रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपने क्लासरूम में बैठे हैं, तो उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने ब्रिक्स को यूज कर रखा है, ईंटों को यूज कर रखा है। ठीक है, और ब्रिक को यूज करके हमने क्या बना रखा है, ब्रिक्स को यूज करके हमने दीवारें बना रखी हैं, दीवारों से हमने कमरे बना रखे हैं, कमरों से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। कुछ ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन हम लोग अपने बॉडी के साथ इसकी कुछ हम लोग एनालॉगी करके, कुछ होमोलॉगी करके उसको समझने वाले हैं, स्ट्रक्चर के साथ, फंक्शन के साथ रिलेट करके हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पे बच्चों एनसीईआरटी, या फिर पहले हम थोड़ा सा एनसीईआरटी क्या लिखती है वो, और फिर मैं आपको जस्ट लिख के बताने वाला हूं कि हमें कॉन्सेप्ट क्या है इसका और कैसे हमें उसको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। अभी यहां पे बच्चों अगर हम लोग सेल के बारे में बात करें, देखो यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। हाँ, आपको एक लेक्चर में ये समझ में आएगा कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, बायोलॉजी पढ़नी कैसे है। हाँ, अगर मैं सेल की बात करूं, ऑब्वियसली 3rd 4th क्लास के बच्चे जो आजकल सेल के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, और आप लोगों में 3rd 4th क्लास से जो है सेल के बारे में कहीं ना कुछ बेसिक्स आपको बताना शुरू कर दिया गया होगा। अब यहां तो 11 12 13 क्लास की बात हो रही है, तो यहां पे डेफिनेटली सेल के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है कुछ बेटर होनी चाहिए। यहां मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से। पहले मुझे आप चीज एक ये बताइए कि अगर हम लोग सेल की बात करें, इतना तो लिखा है कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ना। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और ये डेफिनेशन तो आप लोग फिर वो 6th 7th 8th से पढ़ते आते हैं। हाँ, और अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है वो अभी आप समझ जाएंगे इसका। मेरा एक सवाल बच्चों से ये होता है जब मैं पढ़ाता हूं, हाँ, कि ये जो सेल है यार, कि इसके लिए हमें यार माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती होंगी। आप लोग पढ़ते होंगे यार कि लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इस टाइप के बड़े बड़े माइक्रोस्कोपी के हमारे पास ये डिजाइन या फिर मॉडल्स अवेलेबल हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या हम लोग सेल को बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से, सिर्फ अपनी नेकेड आई से, अपनी आंखों से, क्या हम लोग सेल को देख सकते हैं? मेरा सवाल क्या है बच्चों, आपने सुन लिया कि हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के, हाँ, सिर्फ अपनी आंखों से सेल को देख सकते हैं। कि मेरा ये सवाल है छोटा सा।
ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार कि क्या देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं। तो अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं तो मतलब जैसे बच्चों क्योंकि सामने ही बैठे होते हैं तो उनका रिस्पॉन्स समझ में आ जाता है क्या बोल रहे हैं क्या लिख रहे हैं। हाँ यहाँ पे तो ये ऑनलाइन ही है, तो यहाँ पे इतनी ऑनेस्टी तो आप लोग रखोगे हाँ कि आप अपने आप को जो चेक करेंगे तो उसको आपको समझ में आ जाएगा कि यार कि हाँ यार ये था, ये आंसर किया था हमने। तो मतलब 80-90% बच्चों का आंसर ये होता है कि हम लोग सेल को बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। ठीक, शायद आप लोगों में भी काफी बच्चों का जवाब दिमाग में यही आ रहा होगा कि यार नहीं देख सकते हैं। ठीक, अब फिर मेरा बच्चों से सवाल क्या होता है उसके बाद जब मैं ऑफलाइन क्लासेस की बात करता हूं, हाँ बच्चे मेरे सामने बैठे होते हैं, फिर मैं बच्चों से पूछता हूं बच्चों अच्छी चीज ये बताओ यार ये कि लार्जेस्ट सेल जो है ना, हाँ वो कौन सी होती है। तो बच्चों ने रटा हुआ होता है ना कि स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, ऐसे रटा हुआ होता है। फिर जब वो लार्जेस्ट सेल मेरा सवाल होता है ना कि लार्जेस्ट सेल बताओ कौन सी है, और बच्चे के दिमाग में एकदम से आता है ऑस्ट्रिच एग, हाँ तो कहता है हाँ सर हाँ हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के ऑस्ट्रिच के एग को देख सकते हैं। फिर मैं बच्चों से पूछता हूँ ये बताओ यार ये जो ऑस्ट्रिच एग है, हाँ ये आपने देखा है क्या, मतलब आपने सेल देखी है। अब बच्चों ने ऑस्ट्रिच नहीं देखा तो ऑस्ट्रिच एग कहां से देखा होगा। बच्चे कहते नहीं सर वो किताबों में देखा है, थ्योरी में पढ़ा है ऑस्ट्रिच एग जो है कि वो लार्जेस्ट सेल है। तो फिर मेरा सवाल ये होता है कि यार मैं आप लोगों को गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में सेल को बिना माइक्रोस्कोप के मतलब सैकड़ों हजारों बार आपने सेल को देख रखा है, देख रखा है। मैं जब बच्चों को बोलता हूं देख रखा है आप लोगों ने, हाँ फिर कुछ बच्चे इस बात को और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा और जोर डालते हैं, यार सर ने बोला यार हम सबने देख रखी है यार, कौन सी देख रखी है यार। फिर वो क्या कहते हैं अच्छा सर अगर ऑस्ट्रिच एग एक सेल है तो इसका मतलब तो ये जो मुर्गी का अंडा है वो भी एक सेल हुआ। तो मुर्गी का अंडा अगर एक सेल हुआ, हाँ और उसको आप लोगों ने दुकानों पे, अगर आप एगिटेरियन नहीं भी हैं, अगर एग नहीं भी खाते हैं, हाँ तो आप लोग चलते फिरते दुकानों के ऊपर आपने अंडे रखे हुए देखे होंगे। तो अंडा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, अंडा एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। एंड उसको हम लोगों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है। तो मेरा लेक्चर में बच्चों पता क्या है, यहां पे अब ये बात आपको किसी एनसीईआरटी में लिखी भी नहीं मिलेगी ना। ये बात क्या है, आपको बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मेरा बताने का पर्पस ये था कि आप लोगों ने 6-7 देर से सेल के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैंने पूछा कि यार कि सेल आपने बिना माइक्रोस्कोप के देख रखी है नहीं देख रखी है, तो उसमें 80-90% बच्चे बोलते हैं कि नहीं देख रखी है। और फिर जब उनको थोड़ा टाइम दिया जाता है सोचने के लिए, जब उनके दिमाग को इग्नाइट किया जाता है, हाँ जब उनको मतलब थोड़ा उनको खुद बोला जाता है कि नहीं यार सोचो यार, जवाब खुद ही आएगा आपके पास से, रटने की जरूरत नहीं है, तो बच्चे उस जवाब पे खुद पहुंच जाते हैं। और यहां पे आप लोगों ने भी बिल्कुल ब्यूटीफुली इस आंसर पे आ गए होंगे। आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे, जब मैंने इस बात को आगे इलेबोरेट किया हो गया होगा क्या कि नहीं आपने देख रखा है, आप सोचो आप सोचो आप सोचो, तो डेफिनेटली आप लोगों की सोच वहां तक पहुंच गई होगी कि हाँ यार सेल को हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है, तो ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये बात बड़ी बेसिक सी थी कि सेल को हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। अच्छा अब आगे बच्चों यहां पे देखिए, सेल के बारे में अगर हमने पढ़ लिया तो यहां पे एनसीईआरटी जब आप लोग पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन के बारे में लिखा है यार कि सेल, हाँ क्या मतलब यहां पे क्या लिखा है, एक लिखा है यूनिसेल्यूलर लिखा हुआ है, और एक तरफ क्या लिखा हुआ है, ये यहां पे थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं इसको, तो यहां पे बच्चों मैं क्या कर देता हूं इसको यार, ये वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन चलिए यार हाँ चलता है इतना। यहां पे मैंने क्या लिख दिया कि मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। अगर यहां पे मैंने इसको ठीक करके मल्टी सेल्यूलर कर दिया, तो अब मैंने क्या दिखाया यहां पे, मैं यहां पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर आप इसको पहचान रहे हो, ये पैरामीशियम की फोटो बनी हुई है, और पैरामीशियम को हम लोग स्लीपर एनिमल्क्यूल भी बोलते हैं। स्लीपर इसलिए क्योंकि जो हमारी पैरों की चप्पल है ना, हाँ ये उसका जो सोल होता है ना, उस जैसी इसकी शेप आ रही है, इसलिए इसको हम लोग स्लीपर एनिमल्क्यूल बोलते हैं। ठीक, तो पैरामीशियम हो, अमीबा हो, बैक्टीरिया हो, या फिर यूग्लिना हो, ऐसे और बहुत सारे सिर्फ एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब सोचो बच्चों, कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे जो एक सेल के बने होते हैं, और जैसे आप और हम हैं, या फिर और बहुत सारे हैं। हाँ अगर हम लोग ये कुछ मोनेरा के बाद की अगर बात करें हम लोग, तो फिर प्रोटिस्टा को भी अगर हम लोग छोड़ दें, वहां पे भी यूनिसेल्युलर आ जाएंगे। अदरवाइज फंजाई है, प्लेंटी है, एनिमेलिया हो, तो वहां पे मल्टी सेल्यूलर है। तो मल्टी सेल्यूलर में क्या एडवांटेज है, यूनिसेल्यूलर में क्या ड्रॉबैक है, यूनिसेल्यूलर में क्या प्रॉब्लम है। देखिए कि ये जो एक सेल से जो ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट हो रहा है, हाँ इसको फिजियोलॉजिकली चाहे न्यूट्रिशन करना हो, चाहे रेस्पिरेशन करना हो, चाहे रिप्रोडक्शन करना हो, चाहे अपना डिफेंस करना हो, चाहे लोकोमोशन करना हो, मतलब इसके पास सारे के सारे काम करने के लिए सिर्फ एक सेल है।
ठीक, तो इसका मतलब ये कि यहां पे इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। तो अब क्या हुआ कि ग्रेजुअली जब चीजें इवॉल्व हुई, हाँ, जब सेल ग्रुप बना के फिर और ऑर्गेनिज्म बने, कोई टिश्यू वाले बन गए, कोई ऑर्गन वाले बन गए, कोई ऑर्गन सिस्टम वाले बन गए, तो डेफिनेटली वहां पे क्या हुआ कि उन ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन के साथ साथ जो है हमारे पास यहां पे कुछ इधर भी एवोल्यूशन दिखता है कि जब एनिमल में मल्टी सेल्यूलरिटी आई तो वहां पे क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। वहां पे हमने क्या किया, सेल के ग्रुप बना के टिश्यू बनाए और अलग अलग तरह के टिश्यू को हमने अलग अलग काम परफॉर्म कर अलॉट कर दिया। हाँ, टिश्यू से हमने फिर ऑर्गन बनाए, ऑर्गन से फिर हमने ऑर्गन सिस्टम बनाए। तो कुछ इस टाइप का बेसिक लिखा हुआ है, यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा हाँ कि यार ये यूनिसेल्युलर में ड्रॉबैक क्या है, मल्टी सेल्युलर में एडवांटेज क्या है, और यहां पे फिर ये जो टिश्यू पे अगर हम लोग पहुंचे तो बच्चों अगर यहां पे उसी अभी मैं एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं यहां पे बच्चों, तो यहां पे देखो क्या लिखा है, सेल को तो वही लिखा है स्ट्रक्चरल हाँ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक डेफिनेशन पता है आप लोगों को। अब यहां पे अगर लोग टिश्यू की बात करें, अभी मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको एनसीईआरटी से अलग जो टिश्यू के पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूंगा। एनसीईआरटी की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक, along with the intercellular substances performing a specific function। अब यहां पे बच्चों एक बात ये सुनो कि इसमें क्या मेंशन कर रखा है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक, along with the intercellular substances। अब ये इंटर और इंट्रा वर्ड जो है ये अपने आप में ये कुछ बच्चों को बहुत आगे तक दिक्कत करता है। तो वैसे तो आप लोगों को आपके टीचर्स ने डेफिनेटली इंटर इंट्रा का फंडा समझा दिया होगा, हाँ, लेकिन क्योंकि हमारी और आपकी पहली क्लास है तो हम भी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है यार। सपोज मेरे पास यहां पे ये कोई एंटिटी है, मैंने यहां पे कोई एंटिटी दिखाई, इसको आप लोग अभी सेल मान सकते हो, इसको आप अपना स्कूल मान सकते हो, इसको आप अपना सिटी मान सकते हो, इसको आप अपना कंट्री मान सकते हो, ठीक। ये जो एंटिटी हमने दिखा रखी है ये आपकी सेल भी हो सकती है, ये आपका स्कूल भी हो सकता है, ये आपकी क्लास भी हो सकती है, ये आपका कंट्री भी हो सकता है, ठीक। अब यहां पे बच्चों हमने अंदर तो क्या लिखा, इंट्रा, ठीक है, अंदर हमने क्या लिखा, इंट्रा, ठीक। और ये जो हमने इसके बाहर लिखा, बाहर हमने क्या लिखा, इंटर, या फिर इंटर के अलावा हमने और क्या मेंशन किया यहां पे, इंटर के अलावा हमने यहां पे और मेंशन किया एक्स्ट्रा, ठीक। अगर कोई भी बात हम लोग इसके अंदर की करेंगे तो इसका मतलब इंट्रा, ठीक। इफ इट इज ए सेल, अगर ये एक सेल है और हम लोग सेल के अंदर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इंट्रा सेल्यूलर, ठीक। अगर हम लोग इस सेल के अंदर की बात कर रहे हैं मतलब इंट्रा सेल्यूलर। अगर सेल्स के इन बिटवीन की बात करें, बीच की बात कर रहे हैं, तो इन बिटवीन का मतलब हो जाएगा इंटर या फिर एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे अगर आपके स्कूल के अंदर ही अलग अलग बच्चों में अलग अलग क्लासेस में कोई डिबेट कंपटीशन है, इसका मतलब इंट्रा स्कूल कंपटीशन है, आपने पार्टिसिपेट किया होगा, अपने स्कूल के अंदर है तो इंट्रा स्कूल है। और जब आपके सिटी के, आपके स्टेट के अलग अलग जो बच्चे हैं, अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, कभी आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो उसमें क्या बोलते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन, क्योंकि अलग अलग स्कूल के बीच में है, ठीक है, अलग अलग सिटी के बीच में है, हाँ, इंटर सिटी कंपटीशन, हाँ, इंटर स्टेट कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन। तो इंटर मतलब इन बिटवीन और इंट्रा मतलब विद इन। तो यहां पे बच्चों ये दो डेफिनेशन तो डेफिनेटली आप लोगों को याद हो गई होंगी। अच्छा, यहां पे देखो, अगर मैं इंटर या फिर एक्स्ट्रा की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला हमारे पास इन बिटवीन, याद हो गया, इन बिटवीन, ठीक। और अगर मैं इस इंट्रावर्ड की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या आएगा, विद इन, ठीक। तो यहां पे इन्होंने क्या लिखा कि सिमिलर सेल्स अलोंग विद द इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस, अगर मैं इनको सेल मानूं, ठीक, और इसके अराउंड जो है मैं इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस की बात करूं, आपको यहां पे मेंशन करूं, तो आप ये मान लीजिए कि सपोज ये मैंने डॉट से यहां पे कुछ सब्सटेंसेस दिखा दिया, मैट्रिक्स हो सकता है, कुछ और हो सकता है यहां पे, तो सेल अलोंग विद द इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस, इनको मिला के हमने क्या मेंशन कर दिया, इनको मिला के हमने बोल दिया टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन एनसीईआरटी वाली क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स अलोंग विद द
इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब यहां से आगे अगर हम लोग बच्चों थोड़ा डिस्कस करें तो पहले तो यार मुझे इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। ये लीजिए, अब यहां से आगे अगर हम लोग आगे आए, देखो अब यहां पे टिश्यू के बाद हम लोग ऑर्गन पे आते हैं बच्चों। ऑर्गन की डेफिनेशन एनसीईआरटी क्या मेंशन करती है, व्हेन टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न। यहां पे बच्चों आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, एनसीईआरटी ने स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न, बस वो यहीं से ऑप्शन बनाता है। अगर मैं एनसीईआरटी के ऑप्शन की बात करूं कि जब वो टिश्यू को स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करें तो उससे ऑर्गन बन जाएंगे। दो या दो से ज्यादा तरह के टिश्यू मिला के ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे अच्छा मुझे बताइए, जो हमारी स्किन है, हाँ, ये कोई टिश्यू को रिप्रेजेंट करती है या किसी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है? जल्दी बताइए, कम ऑन। हमारी स्किन जो है किसी टिश्यू को रिप्रेजेंट करती है या किसी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है? यस, इट इज ऑर्गन। हमारी जो स्किन है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। वो पूछे ना, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, आंसर स्किन। तो स्किन अपने आप में एक ऑर्गन है। अब स्किन में अगर मैं सरफेस की बात करूं ना, यहां पे, हाँ, ये हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है, जो स्किन में ऊपर दिख रहा है ना, ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। और इसी में पे नीचे कनेक्टिव टिश्यू भी आ जाता है, या फिर यहाँ पे और भी बाकी टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर मैं एज ए स्किन को ऑर्गन अगर बात करूं। अच्छा, यहाँ पे ऑर्गन, अब ऑर्गन के बाद बच्चों क्या आ जाएगा, ऑर्गन के बाद आ जाएगा हमारे पास ये कि जब एक से मतलब एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो भी ऑर्गन्स रिलेटेड है, जब वो एक साथ काम करेंगे तो उससे क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। सपोज मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, अभी मेरा मुंह न्यूट्रिशन के लिए, मेरी ईसोफेगस न्यूट्रिशन में हेल्प कर रही है, मेरा स्टमक न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है, मेरा लिवर या फिर पैंक्रियास न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है। तो ये सारे के सारे क्या बनाने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं बोलूं यार कि लंग्स जो है मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है क्या, तो लंग्स का डायरेक्शन में कोई रोल नहीं है, तो इसलिए मैं लंग्स को डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड नहीं करूंगा। मैं किडनी की बात करूं तो किडनी मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं आएगा। इन द सिमिलर वे अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो मेरी किडनी है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। वहां पे मैं कहूं यार कि यार लिवर किडनी जो है, या फिर ये अगर मैं स्टमक की बात करूं, सपोज ये कि स्टमक को मैं बोलूं यार कि ये भी मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, आंसर इज नो। तो यहां पे डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हमने एक्सक्लूसिवली डिजाइन कर लिए, इवॉल्व कर लिए। अब यहां से आगे बच्चों ये ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम से ही तो फिर हम लोग फाइनली रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब यहां पे देखिए एनसीईआरटी से अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, और ये एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन यहां पे एक और एनिमल टिश्यू की एक और ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो आपको अलग अलग, मतलब जो फिलहाल वाली एनसीईआरटी है उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस कर दी है, ग्रुप ऑफ सेल अलोंग विद द इंटरसेलुलर मटेरियल, ये बता दिया। लेकिन अगर हम लोग और इससे पहले वाली एनसीईआरटी के हिसाब से या फिर जनरल टिश्यू की डेफिनेशन की अगर बात करें, क्योंकि सारी दुनिया एनसीईआरटी फॉलो नहीं करती है, आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग डेफिनेशन लिखी मिल सकती है। यहां पे लिखा है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। हाँ ठीक है, इसको हमने टिश्यू बोल दिया है। एक और डेफिनेशन लिखी है, अब यहां पे लिखा है कि ईदर सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है, ईदर सिमिलर और डिसिमिलर इन फंक्शन, ठीक है। फिर आगे लिखा है बट ऑलवेज हैव ए कॉमन ऑरिजिन। अब यहां पे बच्चों एक चीज और देखो, हम लोग एक ये भी बोलते हैं कि जब हम लोग टिश्यू की बात करें तो टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर, मतलब यहां पे चलो थोड़ा सा यहां पे देखो, मैं आपको ये लिखा हमने, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक। अब हमने क्या मेंशन किया, सिमिलर इन ऑरिजिन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन। एक आपको डेफिनेशन ये भी लिख के मिलती है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये डेफिनेशन आपको लिख के भी मिल सकती है, इसको आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा कैच है। कैच क्या मतलब, ये डेफिनेशन में एक्सेप्शंस हैं। बायोलॉजी इज साइंस ऑफ एक्सेप्शन, बायोलॉजी में बच्चों बहुत सारे एक्सेप्शन पढ़ेंगे आप लोग। अब यहां पे क्या है देखो, यहां पे लिखा है जैसे सिमिलर इन ऑरिजिन, ठीक। अब यहां लिखा है देखिए ऑलवेज, ठीक। इस वाले पॉइंट को तो हम लोग लेंगे यार, ये तो ऑलवेज है,
लेकिन अगर हम लोग डेफिनेशन में ये देखें कि क्या सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन जो है ये एप्लीकेबल है क्या, तो क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा टिश्यू आता है जहां पे सेल्स जो हैं ओरिजिन के हिसाब से तो सिमिलर हैं लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से डिफरेंट हैं? चलो 1 सेकंड का टाइम आप लोगों को, या फिर 30 सेकंड का टाइम, या फिर 1 मिनट का टाइम आपको सोचने के लिए देता हूं। पहले आप लोग सोचिए इस बारे में, क्या इस डेफिनेशन में कोई एक्सेप्शन है? क्या ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो है क्या ये ओके है, या फिर कुछ और दिमाग में आ रहा है आपको? यस। अब यहां पे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास, जैसे अगर मैं ब्लड की बात करूं, ठीक, जैसे अगर मैं यहां पे आपको बताऊं कि सपोज ब्लड, अब ब्लड में क्या क्या है यार, ब्लड में आरबीसीज हैं, ब्लड में डब्ल्यूबीसीज हैं, ब्लड में प्लेटलेट्स हैं। अब जरा इनके बारे में आप लोग सोच के देखो, ब्लड का ओरिजिन जो है ना, ब्लड की सेल्स का ओरिजिन मीजोडर्मल, तो ये तो सब जगह कॉमन है यार, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का ओरिजिन मीजोडर्मल, ये ओरिजिन तो कॉमन है। लेकिन बच्चों अगर आप इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को थोड़ा सा सोचें, ठीक, तो आरबीसी मतलब मैमल्स की बात कर रहा हूं, मतलब ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, कैसी होती है? राउंडेड होती है, बाइकॉनकेव होती है, ठीक। अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं, कोई शेप ही नहीं होती है, अमीबा जैसी शेप है, बार बार शेप बदलती रहती है, ठीक। अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं, इसकी भी अलग अलग शेप है, एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन तीनों यहां पे शेप में अलग अलग है, डेफिनेशन में हमारे पास एक्सेप्शन आ गया है। अब फंक्शन सोचते हैं, क्या तीनों सेल का फंक्शन सेम है क्या? क्या तीनों सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे? डेफिनेशन में तो यही आता है, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। लेकिन अगर आप लोग सोच के देखो, आरबीसीज का फंक्शन क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक, यही आया ना दिमाग में। लेकिन दिमाग में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं लाना है, दिमाग में क्या लाना है? गैसियस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करती है और CO2 भी ट्रांसपोर्ट करती है। कितना कितना ट्रांसपोर्ट करती है वो हमारा ब्रीदिंग वाले चैप्टर का पार्ट है, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का पार्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूबीसीज के टाइप अलग अलग है, लेकिन अगर मैं कॉमन बात करूं, डब्ल्यूबीसीज बेसिकली हमारे डिफेंस के साथ रिलेटेड है, हाँ, ठीक है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फाइटर सेल्स हैं, जो इन्फेक्शन है हमें उससे फाइट करने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। अब यहां पे प्लेटलेट्स की बात करते हैं, प्लेटलेट्स किस काम में आती हैं? ये भी प्रोटेक्टिव है। कैसे प्रोटेक्टिव है? क्योंकि प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, कहीं चोट लग जाए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो वहां पे क्लॉट करना जरूरी है, वरना हमारी डेथ हो जाएगी यार, तो वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करने का काम प्लेटलेट्स का। तो यहां पे 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 टाइप के सेल्स बता रखी है आपको, हालांकि प्लेटलेट सेल्स नहीं होती एग्जैक्टली, थ्रोम्बोसाइट सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स नहीं होती है सेल, तो इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर नहीं है। अब यहां से आगे आपको बच्चों, ये कुछ मैं एनसीईआरटी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, लेकिन ये सब हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको हमें पढ़ना जरूरी था। तो अब यहां से आगे अगर हम लोग समझे थोड़ा सा कि एनिमल टिश्यू में अब हम कहां तक पहुंच गए। अब एनिमल टिश्यू में बच्चों हम लोग जो हमारी डेफिनेशन पहुंची थी, तो हमारी, अगर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक, मतलब मैं अपने या आपके बारे में बात करता हूं, तो हमारे पास बेसिकली 4 तरह के टिश्यू है ना, हमारे पास बेसिकली 4 तरह के टिश्यू हैं। अब यहां पे उन 4 तरह के टिश्यू का एक रफ सा हमने एनसीईआरटी वाला फोटो उठा के, कुछ एनसीईआरटी का कुछ एनसीईआरटी के बाहर का, और 4 तरह के टिश्यू को हमने यहाँ पे एक ये बता दिया आपको। क्या हमारी बॉडी में एक एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो कवरिंग्स बनाते हैं या फिर लाइनिंग्स बनाते हैं, एक हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, एक हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है, एक हमारे पास नर्वस टिश्यू है। अब यहां से आगे बच्चों अगर हम लोग टिश्यू जो आपको अभी मेंशन कर रहे थे, तो एक तो ये बताइए आप लोग, हमारी बॉडी में, ये तो हमने पढ़ लिया यार कि कैसे कैसे है, मेरा सवाल ये है जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है कि हमारी बॉडी का सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा है, हमारी बॉडी का सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा है। चलिए इसके लिए हमने यहां पे क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, तो फिर यहां पे यार ये भी बताइए हमारी बॉडी में हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है, हमारी बॉडी में हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है, इसके लिए भी क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं। अच्छा एक चीज और, अब ये बताइए कि अगर मैं बर्थ से लेके ये एडल्टहुड तक बात करूं, ठीक, तो ये बताइए कि मैक्सिमम ग्रोथ कौन से टिश्यू में होती है, मैक्सिमम ग्रोथ कौन से टिश्यू में होती है। और एक मेरा सवाल है कि मिनिमम ग्रोथ जो होती है वो कौन से टिश्यू में होती है। मैंने क्या पूछा, मैक्सिमम ग्रोथ कौन से टिश्यू में होती है और मिनिमम ग्रोथ कौन से टिश्यू में होती है,
ठीक, लेकिन इनके जवाब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। हाँ, इसके लिए फिर आपको ये कुछ हमारी, ये तो डेमो लेक्चर है, कहा थोड़ी क्लास में आना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर सारी बातें आज ही नहीं बतानी है ना। अब बच्चों और सुनते हैं यार, अब यहाँ पे जो हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे, हाँ, इस चैप्टर में एक्चुअली हमें डिस्कस क्या करना है, इस चैप्टर में हमें टिश्यू डिस्कस करना है, डिफरेंट टाइप के टिश्यू डिस्कस करने हैं, हाँ, उनकी और फीचर डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे एनिमल टिश्यू के नाम से हम जो डिटेल पढ़ने वाले हैं, इसमें अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने टिश्यू की डेफिनेशन हमें समझ में आई गई होगी, ठीक। अभी हमें यह समझ में आ गया कि टिश्यू की जरूरत क्या पड़ी, कि एवोल्यूशन के साथ जो है जब ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा है तो फिर वहां पे थोड़ा हमें स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक टिश्यू जो है हमें जरूरत पड़ी, तो हमने ये टिश्यू इवॉल्व करे। फिर टिश्यू के बाद हमने यहाँ पे एक जो ऑर्गेनाइजेशन का हमारा जो कुछ लेवल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया, सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे। मतलब क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा क्या, ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, उनसे क्या बन जाएंगे, ये हमारे 4 तरह के टिश्यू बन जाएंगे, 4 तरह के टिश्यू बन जाएंगे। फिर टिश्यूज जो हैं उनसे ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग, क्या बन जाएंगे, उनसे हमारे पास ऑर्गन्स बन जाएंगे। फिर जब ऑर्गन्स को ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या बन जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये डिस्कस कर चुके हैं, सेल के बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहां पे बच्चों एक चीज और भी है कि हमारे पास जो बेसिक 4 तरह के टिश्यू हैं, कौन कौन से हमारे पास, एक तो हमने क्या बोला, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा हमने कौन सा बोला, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हमने क्या बोला, मस्कुलर टिश्यू। चौथा हमने क्या बोला, नर्वस टिश्यू, ठीक। रफली आप ये मान के चलिए कि हमारी बॉडी में 50% के आसपास मसल्स का वेट होता है। हमारा मस्कुलर टिश्यू हमारा कितना है, रफली 50% के आसपास हमारा मस्कुलर टिश्यू है। मतलब आपका वेट अगर 60 kg है तो आपकी मसल्स का वेट उसमें 30 kg है, आप ये मान के चलिए, ठीक। फिर अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो यहां पे रफली 30% कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं रफली 10% कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर मैं नर्वस टिश्यू की बात करूं रफली ये भी 10% कॉन्स्टिट्यूट करता है। 4 टिश्यू मैंने आपको डिस्कस करे। अब यहां पे इन टिश्यू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताने की कोशिश करता हूं, समझिए थोड़ा सा और। अब यहां पे बच्चों ऑरिजिन के हिसाब से अगर हम लोग डिस्कस करें तो एपिथेलियल टिश्यू का ऑरिजिन में ये एक्टो भी आ जाएगा, मीजो भी आ जाएगा और एंडो भी आ जाएगा, हाँ, एंडोडर्मल। अब इस बात का क्या मतलब है अभी हम डिस्कस करेंगे, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल, ये फंडा है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अभी आपको ब्रीफ में बताता हूं। अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यू का ऑरिजिन कैसा है बच्चों, इसका ऑरिजिन है मीजोडर्मल, ठीक है। अगर मैं मस्कुलर टिश्यू की बात करूं इसका ऑरिजिन हमारे पास अगेन मीजोडर्मल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, हाँ, विद फ्यू एक्सेप्शन, ठीक। और अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करें, नर्वस टिश्यू का ऑरिजिन एक्टोडर्मल है, लेकिन यहां पे भी एक्सेप्शन है। और क्योंकि ये क्लास या डेमो क्लास आप लोग देख रहे हैं अभी, और डेफिनेटली आप लोग इतने दिन से आपकी क्लास चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने बता दिया होगा क्या एक्सेप्शंस क्या हैं। अभी मैं वर्बली बता दूं, अगर नर्वस टिश्यू है ना, इसमें माइक्रोग्लिया सेल्स आपने पढ़ी होगी, तो नर्वस टिश्यू का ऑरिजिन तो एक्टोडर्मल है, लेकिन माइक्रोग्लिया सेल जो होती है स्पेसिफिक, उसमें उनका ऑरिजिन मीजोडर्मल है, पूछा जाता है, ठीक। फिर यहां पे मसल्स का ऑरिजिन मीजोडर्मल है, लेकिन सीरियरी बॉडी और आइरिस है, हमारी आई की कुछ मसल्स होती है, उनका ऑरिजिन एक्टोडर्मल है, ठीक। इतना आया बच्चों। अब यहां पे एक चीज और भी है, ये जो हमने आपको 4 तरह के टिश्यू डिस्कस करे, ठीक, इनमें अगर हम लोग इनके फंक्शंस की बात करें, एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग या लाइनिंग्स बनाने का काम कर रहा है। अगर कनेक्टिव टिश्यू जैसे नाम से साउंड कर रहा है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। अगर स्किन एक ऑर्गन है, स्किन को नीचे हमने मसल्स के साथ जोड़ रखा है, तो स्किन को मसल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए एक टिश्यू है, अरियोदर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। अगर मैं, ये बोन है, यहां भी बोन है, अगर मैं बोन को बोन से कनेक्ट करने की बात करूं तो यहां पे भी हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहां पे लिगामेंट्स आ जाते हैं, ठीक। फिर अगर मैं मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करने की बात करूं, वहां पे टेंडन्स आ जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू है सब जगह, मतलब ये कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यू इन्वॉल्व है उसका नाम कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन यहां पे एक और बात, कनेक्टिव टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू है, अदरवाइज खाली कनेक्ट करने का काम नहीं है,
हाँ, ये और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हमारी बॉडी में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। हार्मोन ट्रांसपोर्ट करने का काम कनेक्टिव टिश्यू, यूरिया ट्रांसपोर्ट करने का काम कनेक्टिव टिश्यू, ऑक्सीजन CO2 ट्रांसपोर्ट करने का काम कनेक्टिव टिश्यू। मैं ब्लड की बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, तो ब्लड ये सारे काम कर रहा है ना, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने का काम, तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहा है। कई मिनरल स्टोरेज, अगर मैं बोन की बात करूं, कैल्शियम डिपॉजिट करता है, फास्फोरस डिपॉजिट करता है, तो मिनरल स्टोरेज भी है। अगर मैं एडिपोज टिश्यू की बात करूं तो वो भी फूड रिजर्व की तरह काम कर रहा है। तो डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। देन मस्कुलर टिश्यू में ये जो हमारी मसल्स है ना, अगर मैं ये मूव कर रहा हूं, मतलब ये मेरा लोकोमोशन हुआ, या फिर ये मैं हाथ को मूव कर रहा हूं, ये मेरा मूवमेंट हुआ, या फिर जो मूवमेंट आपको नहीं दिख रहे हैं, हार्ट है मेरा, सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल चल रहा है ना, तो वो भी मूवमेंट है। मेरी गट की पेरिस्टाल्सिस चल रही है ना, वो भी मूवमेंट है। तो ये जितने भी हमारी बॉडी के मूवमेंट हैं, उनसे जितने भी लोकोमोशन इन्वॉल्व है, सब जगह कौन सा टिश्यू काम कर रहा है, वहां पे मस्कुलर टिश्यू का रोल होता है। हाँ, लोकोमोशन में साथ साथ हमारी स्केलेटल सिस्टम, मतलब हमारी बोन्स का भी रोल होता है। और नर्वस टिश्यू का मतलब ये कि इंपल्स का कंडक्शन का काम है। अगर मैं यहां से कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे उसका डिस्प्ले आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि स्क्रीन से वो आपके रेटिना के ऊपर उसकी इमेज बनी, अब वो इमेज को फिर ब्रेन के पास लेके जाने का काम किसका, नर्वस टिश्यू का। उसको प्रोसेस करने का काम किसका, नर्वस टिश्यू का। अगर मेरा जो ये लेक्चर की जो वॉइस है, हाँ, अगर वो आपके स्पीकर से आपके कान तक आ रही है, तो इसका मतलब ये कि वहां पे ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, वो उसको रिसीव कर रहा है, फिर उसको वो कंडक्ट करके ब्रेन के पास भेज रहा है, फिर ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है। तो ये सब काम कौन कर रहा है, ये सब काम नर्वस टिश्यू का है। तो यहां पे हमारी बॉडी में चारों तरह के टिश्यू के डिफरेंट रोल आपको आइडिया होगा डेफिनेटली आप लोगों इससे पहले। अच्छा, एक चीज और बताइए बच्चों, जो बेसिक से सवाल आते हैं ना यहाँ पे, हाँ, एक ये भी आता है ना कि यार कि रीजनरेशन की अगर बात करें, अब ये रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ। रीजनरेशन का मतलब होता है बच्चों, री मतलब दोबारा और जनरेट का मतलब बनाना, कि किसी चीज को दोबारा बनाना। अब दोबारा बनाने का मतलब ये कि जैसे आप हेयर कट कराते हैं, दोबारा ग्रो कर जाते हैं, रीजनरेशन। आप नेल्स कट करते हैं, दोबारा ग्रो कर जाते हैं, रीजनरेशन। आप ब्लड डोनेट करते हैं, दोबारा वॉल्यूम मेंटेन हो जाता है, रीजनरेशन। कहीं कुछ चोट लग जाती है, हाँ, ठीक हो जाती है, रीजनरेशन। किसी के फ्रैक्चर हो गया, कुछ दिन बाद हीलिंग हो गई, रीजनरेशन। ठीक है, तो ये सब रीजनरेशन के एग्जांपल। हमारे छोटे मोटे रीजनरेशन है, और कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा रीजनरेशन है कि पूरा का पूरा लेग ही दोबारा डेवलप हो जाती है, पूरी की पूरी टेल ही दोबारा डेवलप हो जाती है। एनिमल वर्ल्ड में इवन पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म दोबारा बन जाता है। अब हमारे 4 टिश्यू हैं, हाँ, उनमें अगर मैं किसकी सीक्वेंस बताऊं, तो ये मैंने लिखा है एपिथेलियल टिश्यू मैक्सिमम रीजनरेशन, उससे कम कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, उससे कम फिर मस्कुलर टिश्यू, उससे कम फिर नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू वाली साइड में अगर हम लोग पहुंचे हैं, तो नर्वस टिश्यू का रीजनरेशन कैसा हो गया बच्चों। नर्वस टिश्यू में हम लोग बोलते हैं नो, और या फिर हम लोग बोलते हैं लीस्ट रीजनरेशन, ठीक। और अगर हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, यहां पे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रीजनरेशन। तो रीजनरेशन वाला फंडा बता दिया। एक और फंडा है यहां पे यार, एक और कॉन्सेप्ट है। लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपके दिमाग को थोड़ा सा फिर यहां पे इग्नाइट करके जा रहा हूं। अब यहां पे बच्चों एक चीज ये बताइए कि अगर मैं इस फिगर की बात करूं और मैं अब इस फिगर की बात करूं, डेफिनेटली आप लोगों ने इस फिगर को बहुत बार देखा होगा, हाँ। और अगर मैं यहां पे कुछ ऐसे भी दिखा दूं, ठीक, तो यहां पे हो सकता है अगर आप लोग थोड़ी बहुत मूवी देखते हो, तो उसमें मूवी में एक मूवी अगर मैं आपको बताऊं, तो उससे आपको कुछ शायद आप रिलेट कर पाए बच्चों। एक मूवी थी, कौन सी यार, मैं कैरेक्टर का नाम बताता हूं। अच्छा, एक था रणछोड़दास छानछड़, है ना, रेंचो। रेंचो शायद यार, मतलब बहुत पहले मूवी आई थी यार ये, हाँ। और उस मूवी का शायद जो डायलॉग्स थे, हाँ, उस मूवी के जो मेन सीन थे, शायद मेरे ये रणछोड़दास छानछड़ बोलते ही या रेंचो बोलते ही आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करने लगे होंगे कि यार अच्छा ये सीन था, ठीक। आपको उसमें वो चतुर की स्पीच भी याद आ गई होगी ना, हाँ, कि जिसमें वो प्रिंसिपल को एक स्पीच जो है मतलब के सामने वो बोलता है यार, है ना, एंड उसमें बोलता है कि यार के बड़े चमत्कारी पुरुष हैं हमारे, कुछ ऐसा था ना, अगर आपको याद आ रहा हो यार। तो वो चमत्कार का क्या लिखा गया था स्क्रिप्ट में, वो आपको याद आ गया होगा, ठीक। जिप की डेफिनेशन भी आपको याद आ गई होगी, ठीक। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने एक बात नोटिस करी, क्या इतनी पुरानी मूवी की बात कर रहा हूँ, फिर भी आपको उसके सीक्वेंस, उसके इवेंट्स सब कुछ याद है।
और मूवी देखने में मतलब हम लोग क्या होते हैं यार, थिएटर में गए 500-600 लोगों की भीड़ में, सब हमारे आसपास बैठे हैं, हम अपनी चेयर पे बैठे हैं, ठीक, मूवी चल रही है और मूवी का मतलब हमें 10-15 साल एक बार मूवी देखते ही याद हो जाती है। एनसीईआरटी यार हम लोग पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, याद नहीं होती है। पता क्यों नहीं याद होती है? क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं तो हम अपनी सारी एनर्जी चैनलाइज कर देते हैं मूवी देखने के लिए। हमारा कंसंट्रेशन जो है, ऑडियो विजुअल मेमोरी, सारी सेंसेस जो हमारी मूवी पे आ गई। और पढ़ते टाइम हम लोग, आपको ज़बरदस्ती बैठना पड़ता है, कितनी कंसंट्रेशन, कितना फोकस होता होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यार कि अगर हम लोग जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठे हैं, जब हम लोग क्लास में लेक्चर लेने बैठे हैं, अगर उसकी आधी भी कंसंट्रेशन हम लोग लेके बैठ जाएं जितनी हम लोग मूवी देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो शायद हमारी पढ़ाई कितनी आसान हो जाए, आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक और बात, उस मूवी का जो ओपनिंग सीन था, अगर आपको याद हो, कैसा था? उस मूवी का ओपनिंग सीन था कि लाइफ बिगिंस विद द रेस। क्या था? लाइफ बिगिंस विद द रेस। क्या लाइफ एक रेस से स्टार्ट हो रही है। और उसमें दिखाया क्या कि अगर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि यार ये 300-400 मिलियन स्पर्म्स जो है, अराउंड 300 मिलियन स्पर्म्स की रेस स्टार्ट होती है। हाँ, और जब उनमें से कोई एक स्पर्म उस रेस को विन करता है, उनमें से कोई एक स्पर्म उस रेस को विन करता है, फिर वो एग को जाके हिट करता है। हाँ, और उससे हम सब लोग एग्जिस्टेंस में आए, उससे हम सब लोग एग्जिस्टेंस में आए। मतलब आप लोग एक बात नोटिस करिए कि हम सब लोगों का जो मटेरियल है वो विनर वाला मटेरियल है। मतलब वो स्पर्म जिसके आंख नाक कान कुछ भी नहीं है, जिसके अकल नहीं है, जिसके सोचने समझने का कुछ नहीं है, लेकिन बस उसका फोकस यार कि एग को जाके हिट कर दे, वो एग को जाके हिट कर देता है। मतलब हमारा मटेरियल विनर मटेरियल है। तो हम लोग लूजर तो हो ही नहीं सकते यार। अगर इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है, दोबारा हिट करेंगे यार। या 11th-12th वाले अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो भी सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा मटेरियल विनर वाला है। अगर 300 मिलियन स्पर्म में हम लोग उस रेस को विन कर सकते हैं, तो अब अगर 20-25 लाख बच्चे बैठते हैं तो डेफिनेटली यार हम लोग विन करेंगे यार। हाँ, और केएलसी आपके साथ है इसमें, इस मुहिम में डेफिनेटली। तो खैर यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक, तो हमारी लाइफ जो है कैसे स्टार्ट हुई है तो मैंने आपको हिंट कर दिया। कंपटीशन तो आप बिल्कुल लूज नहीं करने वाले, कंपटीशन तो आप विन करने वाले हो। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये सेल हिट करेगी, ये हमारे पास बन गया 2n और इसको हमने क्या बोल दिया? इसको बोल दिया हमने जाइगोट। ठीक, अब ये जाइगोट में क्या होगा? यहाँ पे डिवीजन होगा, ये 2, 4, 6 सेल इस टाइप से बनती चली जाती है। यहाँ पे एक स्टेज आती है, उसका नाम होता है मोरूला। उसके बाद एक स्टेज आती है, हाँ, उसका नाम डेफिनेटली आप लोगों को पता भी होगा, उसका नाम होता है ब्लास्टूला। ये हमारे डेवलपमेंट की स्टेज है, ब्लास्टूला। और इसके बाद फिर यहाँ पे ये थोड़ा स्ट्रक्चर, ये मैंने ऐसे दिखाया, ठीक, ये ऐसे दिखा दिया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ये 2 लेयर दिखा दिए, यहाँ पे मैंने 3 लेयर दिखा दिए। अगर मैं इन 3 लेयर की बात करूं, इसको मैंने एक्टो बोल दिया है, इसको मैंने मीजो बोल दिया है, और इस लेयर को मैंने एंडो बोल दिया है। इस स्ट्रक्चर का नाम मैंने क्या बोल दिया है? इस स्ट्रक्चर का नाम मैंने बोल दिया गैस्ट्रूला। इस स्ट्रक्चर का नाम गैस्ट्रूला। तो बच्चों हमारा गैस्ट्रूला जो है ना, उसमें 3 लेयर आ गई, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल। अब जो हमारी जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यू हैं, वो या तो एक्टो, या तो इस लेयर के बनेंगे, या फिर इस लेयर के बनेंगे मीजो वाले के, या फिर एंडो वाले लेयर के बनेंगे। और अकॉर्डिंगली फिर हम लोग किसी ऑर्गन या किसी टिश्यू के बारे में अगर ये बोलते हैं ना कि यार इस टिश्यू का ऑर्गन एक्टोडर्मल है, इसका मतलब गैस्ट्रूला की सबसे बाहर वाली लेयर जो है उसकी सेल के डिवीजन से बना हुआ है। लास्ट पॉइंट में यहाँ पे लेक्चर समराइज करता हूं। बस मुझे ये बताइए बच्चों कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि यार ये जाइगोट है 2n और इसी से हमारी ये हम बन गए, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत अलग अलग तरह के सेल्स हैं, ठीक। किसी से नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ गया होगा, या फिर आरबीसी का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ गया होगा, डब्ल्यूबीसी का आपके दिमाग में आ गया होगा। मुझे ये बताइए कि ये जो ये हमारे पास जाइगोट है, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, क्या मेरी सारी की सारी सेल्स के पास सेम डीएनए, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन है? मेरा सवाल यह है कि जब मेरी सारी की सारी सेल्स का जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए सेम है, फिर तो सारी की सारी सेल को स्ट्रक्चरली एक जैसा होना चाहिए, सारी की सारी सेल को फंक्शनली एक जैसा होना चाहिए, फिर तो सारी की सारी सेल एक ही जैसी होनी चाहिए, ठीक है। और मेरी स्किन के सेल को इंसुलिन प्रोड्यूस करना चाहिए,
मेरी स्टमक की सेल को जो है वो रोडोप्सिन या फिर आयोडोप्सिन जो है बनाना चाहिए। मेरी जो आई की रॉड्स एंड कोन्स हैं उनमें एक्टिन मायोसिन टाइप प्रोटीन का रोल होना चाहिए कुछ ये। तो क्या ऐसा क्यों नहीं है यार? हाँ, या है तो कैसे है? हाँ, यहाँ पे मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्या अगर मेरी सारी की सारी सेल का जेनेटिक मटेरियल एक जैसा है तो सारी की सारी सेल स्ट्रक्चर में फंक्शन में एक जैसी क्यों नहीं है? और यहाँ पे बच्चों बस लेक्चर ख़त्म करते हुए तो यहाँ पे यार मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि यार बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतनी देर मेरा लेक्चर बर्दाश्त किया, शुक्रिया बहुत बहुत, एंड थैंक यू वेरी मच।